हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने शक राजवंश को कवर करा था और आज के लेक्चर में हम अपने कुषाण राजवंश को जानेंगे। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने शक राजवंश को जाना था, शक प्रजाति को जाना था, वो कैस्पियन सागर के निकट रहती थी। ठीक है, जो शक लोग थे वो कहाँ रहते थे? वो कैस्पियन सागर के निकट एक शाकल द्वीप में निवास करती थी। तो कौन से द्वीप में निवास करती थी? शाकल द्वीप में ये जनजाति निवास करती थी। अब इसके पश्चात प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि इस शाकल द्वीप पर एक यूची कबीले के लोगों का आक्रमण हो जाता है और उस यूची कबीले के लोगों को हमने कहा था क्या? कुषाण लोग। ठीक है, तो कुषाण लोगों का शाकल द्वीप पर आक्रमण हो जाता है। देखिए, जब कुषाण लोगों का शाकल द्वीप पर आक्रमण होता है तो उस शाकल द्वीप में रहने वाले शक लोग भागकर कहाँ आ जाते हैं? ईरान आ जाते हैं और जो कुषाण लोग थे वो इस शाकल द्वीप पर राज करने लगते हैं। तो इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था। इसी ईरान से होकर शक लोग भारत में आते हैं और भारत में उत्तराखंड में भी इनका वर्चस्व स्थापित होता है। ये इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था। अगर आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखें, क्योंकि जो कुषाण वंश था वो शकों के पश्चात ही आया था और कुषाण वंश भी कैस्पियन सागर के निकट ही रहता था। अब देखिए, जब शक लोगों पर कुषाण लोगों ने आक्रमण करा तो कुषाण लोग शाकल द्वीप पर निवास करने लगे। ठीक है, कुषाण लोग कहाँ निवास करने लगे? इस शाकल द्वीप पर निवास करने लगे। देखिए, कुछ समय पश्चात जब कुषाण वंश इस शाकल द्वीप पर राज कर रहा था तो कुछ समय पश्चात इन शाकल द्वीप पर हिंगनू लोगों का आक्रमण हो जाता है। ठीक है, कौन लोगों का? हिंगनू लोगों का आक्रमण हो जाता है। देखिए, पहले शक लोगों पर कुषाण लोगों ने आक्रमण करा, उसके पश्चात इस कुषाण पर हिंगनू लोगों का आक्रमण हुआ। इन्हीं हिंगनू लोगों को हम हूण या हुना भी कहते हैं। तो हिंगनू लोगों को और क्या कहा जाता है? हिंगनू लोगों को हूण या हुना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी हूण या फिर हुना लोगों ने इन कुषाणों पर आक्रमण करा था। अब जब इन कुषाणों पर हिंगनू लोगों का, हूण लोगों का आक्रमण होता है तो ये कुषाण लोग दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। देखिए, समझते हैं ये किन दो भागों में विभक्त होते हैं। तो जब हिंगनू लोगों का कुषाणों पर आक्रमण होता है तो कुषाण लोग दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। पहला जो भाग था कुषाणों का हिंगनू आक्रमण के पश्चात, जो पहला भाग था वो चीन तथा तिब्बत के क्षेत्र की तरफ जाता है। ठीक है, चीन तथा तिब्बत के क्षेत्र की तरफ जाता है। ठीक है, जो ये पहला भाग है वो कहाँ जाता है? वो चीन तथा तिब्बत के क्षेत्र की ओर जाता है। इसके पश्चात जो दूसरा भाग था, जो कुषाण वंश का दूसरा भाग था, वो कहाँ जाता है? वो बैक्ट्रिया, पार्थिया, ठीक है, बैक्ट्रिया को पार करता है, उसके पश्चात पार्थिया को पार करता है और उसके पश्चात वो कहाँ जाता है? हिंदुकुश पर्वत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कहाँ? हिंदुकुश पर्वत में प्रवेश कर जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि जो अभी हिंदुकुश पर्वत है वो पाकिस्तान में पड़ता है। देखो, जो हमारी सिंधु नदी है, ये जो हमारी सिंधु नदी है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के पार का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है? हिंदुकुश पर्वत का क्षेत्र है। तो सर्वप्रथम जो कुषाण लोग थे
वो दो भागों में विभक्त हुए, जिसमें से एक भाग चीन तथा तिब्बत के क्षेत्र की ओर जाता है और दूसरा भाग बैक्ट्रिया पार्थिया होता हुआ हिंदुकुश पर्वत में प्रवेश करता है। इसी हिंदुकुश पर्वत के पश्चात ये लोग पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो कुषाण वंश था वो चीन तथा तिब्बत के क्षेत्र से आया था, और कुछ का मानना है कि जो कुषाण वंश था वो बैक्ट्रिया पार्थिया होता हुआ हिंदुकुश पर्वत होता हुआ भारत में प्रवेश कर जाता है। तो ये जो था ये था कुषाण वंश का इतिहास। अब आगे हम देखते हैं कि जो कुषाण वंश रहा था उसके जो हमारे एग्जाम से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उन सबको हम यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। देखिए, भारत में जब कुषाण वंश आया उससे पूर्व भारत में उससे पूर्व अन्य वंश का शासन रहा था, और वो वंश था कौन सा? वो वंश था पहलवों का। ठीक है, तो भारत में जब कुषाण वंश आया उससे पूर्व भारत में राज करने वाली जो शक्ति थी वो थी पहलवों की शक्ति। तो इस प्रकार मैं पहला पॉइंट यहाँ पर बनाता हूँ कि पहलवों के पश्चात भारत में कुषाण वंश आए। ठीक है, कुषाण वंश आए थे। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि पहलवों के बाद भारत में किसने राज करा या कौन से जो वंश था वो आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। तो पहलवों के बाद किसने राज करा भारत में? पहलवों के बाद भारत में राज करने वाला जो वंश था वो था कुषाण राजवंश। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो कुछ इतिहासकार हैं वो यह मानते हैं कि जो कुषाण लोग थे वो चीन से आए थे। ठीक है, चीन तिब्बत होते हुए आए थे, और कुछ का मानना है कि ये लोग बैक्ट्रिया पार्थिया होते हुए भारत में प्रवेश कर गए थे। इसी के अनुसार जो हमारा दूसरा पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि जो कुषाण लोग थे, ठीक है, कुषाण लोग, या मैं लिखूं कुषाण वंश चीन के यूची, कुषाण वंश चीन के यूची व तोखरी जाति से संबंधित थे। तोखरी जाति से संबंधित थे। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में शक राजवंश को समझा था, शक वंश को जाना था, तो हमने देखा था कि वहाँ उसी साकल द्वीप के निकट एक यूची कबीला हुआ करता था, और उस यूची कबीले के लोग क्या कहलाते थे? कुषाण कहलाते थे। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो यह बना कि कुषाण वंश चीन के यूची व तोखरी जाति से संबंधित रहे थे। देखो, यूची तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूची जो था वो हम प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर चुके हैं, लेकिन चीन में ही एक तोखरी जाति रहती थी। ठीक है, तोखरी जाति का एक समूह रहता था, उससे भी इनमें कुछ कुषाण लोग सम्मिलित थे, यानी कि तोखरी जाति से भी हमारे कुषाण लोग थे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब देखो, जो यूची कबीला था, ये जो यूची कबीला था ये 5 भागों में विभक्त था। ठीक है, ये जो यूची कबीला था ये कितने भागों में विभक्त था? ये 5 भागों में विभक्त था। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि कुषाण वंश जिससे संबंधित है, जिस यूची कबीले से संबंधित है, वो यूची कबीला कितने भागों में विभक्त था? तो यूची कबीला हमारा 5 भागों में विभक्त था, जिसमें से एक भाग था कुषाण वंश। ठीक है, जिसमें से एक भाग क्या कहलाता था? कुषाण वंश कहलाता
था। तो आपका जो पॉइंट बना वो ये बने कि पहलुओं के पश्चात भारत में कुषाण वंश का आगमन हुआ था। दूसरा पॉइंट हमारा बना कि जो कुषाण वंश था वो चीन के यूची व तोखरी जाति से संबंधित रहा था। जो ये यूची जाति थी या फिर यूची जो कबीला रहा था वो 5 भागों में विभक्त था, जिसमें से एक भाग कुषाण वंश रहा था। तो इतने पॉइंट्स हमने जाने। अब देखते हैं कि जो इसके पश्चात जो अन्य पॉइंट कुषाण वंश के बारे में हैं। देखिए कभी कभी आयोग क्या करता है, लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस राजवंश का संस्थापक कौन था, या फिर इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, या फिर इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था। तो इन क्वेश्चंस को भी, इन फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर जानते हुए चलते हैं। तो देखिए जो कुषाण वंश था उसका भी संस्थापक पूछ सकता है, ठीक है, इसका भी वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इनको भी हम समझते हैं। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था, जो कुषाण वंश का संस्थापक रहा था वो रहा था कुजुल कटफिसस, ठीक है, कटफिसस। तो कुजुल कटफिसस जो था वो किसका संस्थापक था? कुषाण वंश का संस्थापक रहा था। कौन? कुजुल कटफिसस। इसके पश्चात जो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो बन सकता है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लेगा, ठीक है, वास्तविक जो संस्थापक था वो आपसे पूछ लेगा। और जो कुषाण वंश था उसका वास्तविक संस्थापक विम कटफिसस रहा था, ठीक है, विम कटफिसस जो था वो कुषाण वंश का दूसरा संस्थापक रहा था। जो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी पूछता है, या फिर जो वास्तविक संस्थापक भी विम कटफिसस ही रहा था। अब देखिए तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो यहाँ आता है कि जो कुषाण वंश था उसका सबसे प्रतापी शासक या सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा था। तो इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा था वो रहा था कनिष्क, ठीक है, जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था वो कौन रहा था? वो रहा था कनिष्क रहा था, ठीक है। इसी कनिष्क, ये जो कनिष्क था इसने 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक शासन करा था। अब आगे देखिए जो कुषाण वंश था, जो कुषाण वंश था वो एक शक्तिशाली राजवंश रहा था। क्यों ऐसा मैंने कहा कि ये कुषाण वंश जो था वो शक्तिशाली शासक रहा था? क्योंकि देखिए कुषाण वंश के सर्वाधिक मात्रा में हमें तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमें तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के जो मुद्राएं मिली हैं वो कुषाण वंश की मुद्रा मिली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिखता हूँ कि सर्वाधिक मात्रा में कुषाण कालीन तांबे की मुद्राएं, ठीक है, तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमसे कुषाण वंश के बारे में पूछ ले ही लेता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था कनिष्क, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा था वो मैंने आपको बताया कनिष्क रहा था, ठीक है। तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था, जिसने 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक, ठीक है, 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक शासन करा। तो जो कनिष्क था, जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था, उसने 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक क्या करा था? शासन करा था।
जो कुषाणकालीन मुद्राएं थी उसमें मैं एक चीज छोड़ के चला था, ठीक है। जो कुषाणकालीन मुद्राएं रही थी उसमें हमें जो चित्र मिले थे, ठीक है, जो चित्र मिले थे उसको मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। जो कुषाणकालीन मुद्राएं थी उनमें हमें शिव के चित्र, ठीक है, शिव, नंदी चित्र और साथ साथ इसके त्रिशूल के हमें चित्र भी मिले थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कुषाण वंश के लोग थे, ठीक है, जो कुषाण वंश के लोग थे उनमें से कुछ लोग शैव धर्म को भी अपनाते थे, ठीक है। तो कुषाण वंश के जो चित्र हमें मिले हैं, नहीं, जो मुद्राएं हमें मिली है उनमें जो चित्र हमें देखने को मिले हैं उसमें शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र हमें मिला है। अब आ जाते हैं हम अपने कनिष्क पर, जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था। तो जो कनिष्क था, ठीक है, जो कनिष्क था उसने 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक शासन करा था। इसी के द्वारा जो शक संवत था, ठीक है, जो शक संवत था वो भी किसके द्वारा चलाया गया, इसी कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। तो शक संवत का जो प्रचलन किया था वो किसने किया था, कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको यह बता चुका हूं कि जो उत्तराखंड था उसमें जो शक संवत का प्रचार प्रसार हुआ वो शकों के टाइम पीरियड पर हुआ था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क रहा था। अब देखिए, जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क, इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है, जो इस बात के हमारे पास साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य हमारी मुद्राएं रही हैं। क्योंकि कुषाणकालीन मुद्राएं ही एक ऐसे साक्ष्य रहे हैं जो यह जानकारी देते हैं कि जो कुषाण वंश था उसमें सर्वाधिक मात्रा में तांबे की मुद्राएं हमें मिली हैं। अब कनिष्क जो था, जो इसका सबसे प्रतापी शासक रहा था, उसने 3 प्रकार की यहाँ पर मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। जो कनिष्क था उसने 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। जो 3 प्रकार की मुद्राएं कनिष्क द्वारा चलाई गई उसमें सबसे पहली मुद्रा थी यूनानी मुद्रा। कौन सी थी, यूनानी मुद्रा। दूसरी जो मुद्रा इसके द्वारा चलाई गई वो थी ईरानी मुद्रा, ठीक है, ईरानी मुद्रा। और तीसरी जो इसने मुद्रा चलाई वो कहलाती थी बौद्ध मुद्राएं, बौद्ध मुद्राएं, ठीक है। अब देखिए, जो यूनानी मुद्रा थी उसमें यूनान देवता के चित्र हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। किसके, यूनान देवता के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं, जिस कारण हमने कहा कि जो यूनान देवता से निर्मित जो मुद्राएं थी उन्हें हमने यूनान मुद्रा कहा था। इसी प्रकार जो ईरानी मुद्रा थी उसमें हमें ईरानी देवता के चित्र देखने को मिलते हैं, ईरानी देवता के चित्र हमें मिल जाते हैं। इसके पश्चात जो अंतिम मुद्रा है, जो बौद्ध मुद्राएं हैं, उसमें हमें बौद्धों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब ये जो यूनानी मुद्रा रही थी, ये जो फर्स्ट मुद्रा हमारी यूनानी रही थी, उस मुद्रा में हमें 2 अन्य चित्र देखने को मिल जाते हैं जो कि हिंदू धर्म से ही संबंधित रहे थे। अब यूनानी मुद्रा में हमें सूर्य का चित्र देखने को मिलता है, ठीक है, सूर्य चित्र देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें इसमें चंद्रमा का चित्र भी देखने को मिल जाता है। जो ईरानी मुद्रा है उसमें हमें अग्नि का चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। किसका चित्र, अग्नि का चित्र हमें देखने को मिल जाता है। तो जो कनिष्क था उनके द्वारा यूनानी मुद्रा चलाई गई थी, ईरानी मुद्रा चलाई गई थी और बौद्ध मुद्राएं भी कनिष्क के द्वारा चलाई गई थी। यूनानी मुद्रा में हमें सूर्य चित्र देखने को मिलता है, चंद्रमा का चित्र देखने को मिलता है और ईरानी मुद्रा में हमें अग्नि का चित्र देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो कनिष्क था उनके ही दरबार में, जो उनके दरबार था उसमें कुछ व्यक्ति भी
समकालीन थे या फिर कुछ व्यक्ति भी इस कनिष्क के समकालीन रहे थे, जिनमें दो प्रमुख व्यक्ति मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। जो सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था चरक, ठीक है, उनका क्या नाम था, उनका नाम था चरक। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो चरक थे वो किसके दरबार में थे, ठीक है, या किसके समकालीन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। अब ये चरक थे कौन, ठीक है, ये जो चरक थे ये एक आयुर्वेद चिकित्सक रहे थे, ठीक है। ये चरक कौन थे, ये आयुर्वेद चिकित्सक रहे थे। क्या रहे थे, ये रहे थे आयुर्वेद चिकित्सक, ठीक है। जो चरक थे वो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक रहे थे। इन्हीं के द्वारा, देखिए इन्हीं के द्वारा क्या है, बाद में चरक संहिता एक पुस्तक थी, चरक संहिता, इस पुस्तक को लिखा गया किसके द्वारा, चरक के द्वारा। इसी के साथ साथ जो चरक थे वो कनिष्क के राज्यवैद्य भी रहे थे, कनिष्क के राजवैद्य भी रहे थे। तो कनिष्क के राजवैद्य कौन रहे थे, या फिर आपसे पूछे कि आयुर्वेद चिकित्सक, कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद चिकित्सक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद चिकित्सक थे। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको चरक संहिता बताई वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये पुस्तक पूछ ली जाती है, या फिर ये पूछ लेगा कि जो चरक संहिता है वो किसके टाइम पीरियड पर या फिर किसके समकालीन लिखी गई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के समकालीन। अब दूसरा जो इसमें प्रमुख व्यक्ति में नाम आ जाता है वो नाम आता है नागार्जुन का, ठीक है। क्या नाम आता है, नागार्जुन दूसरा इसमें नाम आ जाता है, नागार्जुन, ठीक है। दूसरा जो नाम आता है वो नाम आता है नागार्जुन का। अब देखो ये जो नागार्जुन थे इन्हें ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, ठीक है। इतना आपने समझा। अब देखिए दो व्यक्ति मैंने आपको बताए, पहले जो व्यक्ति थे वो थे चरक, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था चरक संहिता। इसी के पश्चात जो दूसरा नाम था वो था नागार्जुन का, ठीक है। तो नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और ये दो प्रसिद्ध व्यक्ति किसके दरबार में थे, कनिष्क के ही दरबार में रहे थे। देखिए अब मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि जो कुछ इतिहासकार का कहना है कि जो कुषाण हमारे वंश थे, जो कुषाण लोग थे वो कहाँ के निवासी रहे थे, चीन के निवासी रहे थे। तो चीनियों के द्वारा, जो चीन थे, चीन के लोग थे, उनके द्वारा इन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चीनियों के द्वारा जो इन्हें उपाधि दी जाती है, जो इन्हें नाम दिया जाता है वो है देवपुत्र का, ठीक है। तो कुषाण वंश को एक अन्य नाम से जाना जाता है देवपुत्र के नाम से, जो इन्हें चीनियों के द्वारा दी गई थी, ठीक है। चीनियों के द्वारा जो इन्हें नाम दिया गया था वो दिया गया था देवपुत्र का, ठीक है। तो इतनी आप कुषाण वंश के बारे में जानकारी समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो कुषाणकालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं या फिर जिनसे हमें कुषाण लोगों की जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में जानते हैं। देखिए जो प्राचीन, हमारे जो प्राचीन काल के जो वंश रहे थे, जितने भी हमारे वंश रहे थे, उनका जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो साक्ष्य है वो उनके द्वारा चलाई गई मुद्राएं हैं। तो कुषाणकालीन भी हमें कुछ
कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो हमें मुख्यतः 3 स्थानों से देखने को मिल जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कुषाण वंश भी एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा था, जो शकों के पश्चात जिनने उत्तराखंड में राज करा। तो कुषाण कालीन 3 मुद्राएं, मुख्यतः जो मुद्राएं हैं वो 3 मुद्राएं हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इन 3 मुद्राओं को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुषाण वंश द्वारा जो चलाई गई मुद्राएं हैं उत्तराखंड में, जिनसे हमें उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें मैंने 3 भागों में बांट लिया है। देखिए, जो सबसे पहली मुद्राएं, जो सबसे पहले साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त हुआ है मुनि की रेती से। ठीक है, मुनि की रेती से, और मुनि की रेती जो है वो है ऋषिकेश का स्थान। ठीक है, ऋषिकेश का जो स्थान है वो है मुनि की रेती का। ठीक है, अब जो मुनि की रेती है ऋषिकेश या फिर मैं कहूँ हरिद्वार जिला। ठीक है, तो हरिद्वार जिले से हमें सर्वप्रथम कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। जो मुनि की रेती से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो हमें 1972 में मिली थी। तो 1972 में हमें मुनि की रेती से सर्वप्रथम कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं जो 1972 में खोजी गई। ठीक है, अब ये जो मुद्राएं हैं इनमें जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, जिस भाषा का प्रयोग इसमें करा गया है वो है ग्रीक भाषा। ठीक है, तो ग्रीक भाषा का इसमें प्रयोग करा गया है और इसमें ग्रीक देवता के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। ग्रीक भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, इसके साथ साथ हमें ग्रीक देवता के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो मुद्रा हमें प्राप्त हुई वो हमें प्राप्त हुई मुनि की रेती ऋषिकेश से यानी कि हरिद्वार से, और जिसकी खोज 1972 में करी गई। भाषा जिसकी ग्रीक थी और ग्रीक देवता के इसमें चित्र दिखाया गया है। अब ये मुनि की रेती से जो हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है उसमें हमें एक शासक का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम था हुविस्क। ठीक है, तो हुविस्क शासक का हमें नाम देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि कुषाण वंश के हुविस्क शासक की मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा मुनि की रेती से हमें कुषाणकालीन हुविस्क की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके पश्चात जो दूसरी हमारे पास मुद्राओं के साक्ष्य हैं वो है काशीपुर के। ठीक है, काशीपुर से भी हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है और काशीपुर जो क्षेत्र पड़ता है वो उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। तो उधम सिंह नगर जिले से भी हमें कुछ कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो पहले जो हमें मुद्राएं प्राप्त हुई 1972 में, वो मुद्राएं किस शासक की रही थी? वो मुद्राएं रही थी हुविस्क की। लेकिन जब हमें काशीपुर से मुद्राएं प्राप्त हुई, उन मुद्राओं में हमें जो साक्ष्य मिलता है वो साक्ष्य मिलता है हमें किसका? हमें कनिष्क का यहाँ पर साक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो दूसरी हमारी काशीपुर से जो प्राप्त मुद्राएं थी वो कनिष्क मुद्राएं रही थी। ठीक है, किसकी मुद्राएं रही थी? कनिष्क मुद्राएं रही थी। इन मुद्राओं से हमें, इन कनिष्क मुद्राओं से हमें यह भी जानकारी मिल जाती है कि ये जो कनिष्क मुद्राएं थी, ठीक है, जो कनिष्क शासक था वो उसकी राजधानी कहाँ रही थी? उसकी राजधानी पेशावर रही थी। पेशावर जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था। ठीक है, पुरुषपुर भी से कहा जाता था। तो काशीपुर की कनिष्क मुद्राओं से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो कनिष्क था उसकी राजधानी पेशावर थी। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर राजधानी के ही उपलक्ष्य में आपको कुषाण वंश की 2 राजधानियों की बता देता हूँ, 2 राजधानियों को। देखिए, जो कुषाण वंश था उसकी 2 राजधानी रही थी। पहली राजधानी तो ये पेशावर थी। ठीक है, पहली राजधानी पेशावर रही थी। ठीक है, और दूसरी राजधानी जो थी, जो इसकी दूसरी राजधानी थी वो थी
कहाँ? मथुरा। ठीक है, मथुरा। तो दो राजधानी रही थी किसकी? कुषाण वंश के लोगों की, कुषाण वंश के शासकों की। जो पहली राजधानी थी वो पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था, वहाँ थी, और दूसरी राजधानी थी मथुरा क्षेत्र में। तो दो हमने यहाँ पर कुषाणकालीन मुद्राएं देखी। तीसरी जो हमारे पास मुद्रा है वो मुद्रा है सुमाड़ी श्रीनगर पौड़ी की मुद्रा। ठीक है, सुमाड़ी श्रीनगर, ठीक है, सुमाड़ी श्रीनगर पौड़ी से भी हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार की मुख्यतः जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं वो तीन प्रकार की मुद्राएं हमें यहाँ पर कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो कुषाणकालीन मुद्राएं हमें देखने को मिली हैं वो अन्य स्थानों से भी देखने को मिली हैं। ठीक है, जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं उनमें तीन अन्य स्थान भी ऐसे हैं जहां से हमें कुषाणकालीन मुद्रा मिली है। ठीक है, तो अन्य स्थानों की भी मैं यहाँ पर आपको अन्य स्थानों को भी मैं बता देता हूँ जहाँ से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब देखो हमारे पास कुषाणकालीन मुद्राएं जो हैं उनमें सर्वाधिक जो मात्रा में हमें मिली हैं वो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हमने कहा कि जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश के ही टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबे की मुद्राएं बनी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुषाण लोग स्वर्ण मुद्रा का भी प्रयोग करते थे, जिसकी जानकारी हमें खटीमा के कंचनपुर क्षेत्र से मिली है। देखिए ये जो कंचनपुर क्षेत्र था वहां से हमें कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। और कितनी स्वर्ण मुद्रा हमें यहाँ से मिली है? 7 स्वर्ण मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो कुषाण वंश था उसकी जो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं थी वो हमने जानी। इसके पश्चात हमने कुछ अन्य मुद्राओं को भी देखा था। ठीक है, जिसमें से हमें जो 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? वो खटीमा क्षेत्र से मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मोरध्वज यानी कोटद्वार, ठीक है, जो मोरध्वज क्षेत्र था, जो कोटद्वार का क्षेत्र था, वहां से भी हमें कुछ कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मोरध्वज से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। इसके अतिरिक्त खटीमा के कंचनपुर से भी हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हमारा वीरभद्र है, ठीक है, जो वीरभद्र है ऋषिकेश जिसे कहते हैं, ठीक है, वीरभद्र से भी हमें ऋषिकेश यानी यहाँ से भी हमें कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इन स्थानों से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में राज करने वाला, देखो शकों के बाद राज करने वाला या फिर शकों के ही पश्चात राज करने वाला जो राजवंश रहा था वो कुषाण वंश रहा था। अब देखिए कुछ इतिहासकार ऐसे थे, कुछ इतिहासकारों ने क्या करा, कुछ इतिहासकारों ने कुषाण वंश को भारतीय इतिहास का अंधकार युग माना है। ठीक है, जो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने कुषाण वंश को भारत के इतिहास का अंधकार युग माना। ठीक है, देखिए जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश को कुषाणोत्तर काल भी कहा जाता है। इसी कुषाणोत्तर काल को भारत के इतिहासकारों ने, जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भारत के इतिहास का अंधकार का युग माना है। तो जिस प्रकार कुषाण वंश से हमें अत्यधिक मात्रा में जो तांबे की मुद्राएं थी वो प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार कुछ इतिहासकारों ने कुषाण वंश को अंधकार का युग या फिर भारतीय इतिहास
के अंधकार का युग कहा था। अब देखिए, जब कुषाण वंश के ही पश्चात जो अगला जो राजवंश हमारा आता है वो है यौधेय वंश, और उसके पश्चात जो वंश आते हैं वो है नाग वंश। तो इन दोनों वंशों की, नाग वंश की और यौधेय वंश की जो हम बात करेंगे, जो हम यौधेय वंश को जानेंगे और नाग वंश को जानेंगे, वो हम अपने दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हमने कुषाण वंश को जाना था। देखिए, अगर आपने कुषाण वंश से पूर्व का जो हमारा लेक्चर है, जो शक राजवंश वाला लेक्चर है, वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार आप कुषाण वंश भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो कुषाण वंश था वो कैसे साकल द्वीप से कहाँ भारत में प्रवेश करता है, और कुषाणों पर किसका आक्रमण होता है, हिंदू लोगों का आक्रमण हो जाता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।